दोस्तों नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने एक नई विचार श्रृंखला आरंभ की थी। जो सामान्य नागरिक है भारत में, उनकी क्या मांगे हो सकती हैं। जैसे पॉलिटिकल पार्टियां अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र आदि निकालती हैं। मैंने सोचा कि क्यों न हम नागरिक को केंद्र में रखकर सारी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों पर विचार करें और कोई नागरिक की दृष्टि से घोषणा पत्र निकालें। तो ये मेरे दिमाग में बहुत अरसे से था। जब मैं जवान था कह लीजिए, तो मैंने मार्क्स और एंगल्स का लिखा हुआ पीपल्स मैनिफेस्टो पढ़ा था। तो वो बहुत बहुत मेरे मन पे छाया रहा और मेरे मन पे ऐसा एक असर पड़ा कि मैंने सोचा यार कभी हम अपने भारत के बारे में भी ऐसा कुछ लिखें, कुछ कर पाएं। तो अब इस उम्र के आखिरी अवस्था में इस पर एक किताब मैं लिख पाया। इस विषय पर नागरिक घोषणा पत्र अच्छी खासी मोटी है, 800 पृष्ठों की। उसका एक जो अंतिम लेख है वह मैंने आपको पढ़ा था पिछली बार, हमारी मांगे के रूप में, जिसमें मैंने जो सामान्य नागरिकों की जो मुख्य मांगे हो सकती हैं उनको लिस्ट किया था। आज हम एक दूसरी बिंदु पर हैं और इसमें मेरा ध्यान शोषण पर है। मैं आपको बता दूं कि मैं इस पुस्तक के उन लेखों को आपके समक्ष लाऊंगा जो थोड़े से औरों से अधिक बेहतर हैं। उन्हें मैंने अलग से मार्क किया हुआ है पहले ही। अपनी जो इसकी मैंने विस्तृत अनुसूची या कह लीजिए कि जो इंडेक्स बनाया हुआ है, उसमें भी मैंने मार्क किया हुआ है बेहतर लेखों को, क्योंकि इसमें बहुत लेख है, 700-800 लेख हैं। तो ये जो है ये शोषण ये उन्हीं लेखों में से एक है। तो जो शोषण हम देखते हैं समाज में सब तरफ व्याप्त है और अनादिकाल से व्याप्त है। मनुष्य की प्रवृत्ति ही शोषण की है। बड़ा भाई छोटे भाई का शोषण करता है, बड़ी बहन छोटी बहन का करती है, पड़ोसी पड़ोसिया करता है, मालिक नौकर का करता है, धनी अपने से कम धनी का करता है। इस तरह ये क्रम चल रहा है। राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का करते हैं, जीव दूसरे जीव का करता है। एक प्राकृतिक व्यापार सरीखा है। तो इसका लेकिन हमारे समाज पे क्या, हमारी संस्थाओं पे, वैचारिकता पे, रीति रिवाजों पे, संस्कृति पे क्या प्रभाव है, इसका अध्ययन लोगों ने किया है। मार्क्सवाद में विशेष तौर पर हुआ है और सारी संस्कृति को, सारे सांस्कृतिक कार्यकलापों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा है। और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र में शोषण है, क्योंकि श्रम के शोषण के बिना समाज में धन इकट्ठा नहीं किया जा सकता। धन इकट्ठा होने के दो ही तरीके हैं, या तो शोषण या जो है फिर टेक्नोलॉजी की उन्नति। खैर, अब हम इस लेख पर आते हैं जिसका शीर्षक शोषण है। मैं पढ़ता रहता हूँ और बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। मैंने आदिम साम्यवाद से शुरू किया है। मार्क्सवाद में दरअसल 4 अवस्थाएं मानी जाती हैं। वह यूरोप की दरअसल सोसाइटी को ध्यान में रखकर मार्क्स ने वे नियम दिए थे, क्योंकि उन्हें पश्चिम के ही इतिहास का अधिक पता था। तो उन्होंने एक आदिम साम्यवाद की अवस्था बताई है जिसमें टेक्नोलॉजी विकसित नहीं है और आदमी का शोषण नहीं कर पाता, क्योंकि उसका कोई अतिरिक्त उत्पादन नहीं है। वो जितना इकट्ठा करेगा, पैदा करेगा, उतना ही खा लेगा। तो उसको आदिम साम्यवाद कहा जाता है। फिर जब कृषि का विकास हुआ तो दास लोगों ने बनाए, तो वो उनसे खेती कराते थे। जैसे अब भी आधुनिक काल में भी अमेरिका में जो खेती हुई, अमेरिका एक उजाड़ महाद्वीप था। यहाँ कोई रहता नहीं था सिवाय थोड़े से रेड इंडियंस के। तो यहाँ जो यूरोपीय आए, उन्होंने यहाँ खेती कराने के लिए
अफ्रीका से वो लोगों को खरीद खरीद के लाए दास के रूप में, और यहाँ खेती शुरू की। बहुत पैदावार, क्योंकि ज़मीन बहुत थी, उपजाऊ ज़मीन थी, तो बहुत खेती हुई, बहुत उपजाऊ हुई। और हम भी भोजन के लिए अमेरिका पर आज़ादी के बाद के सालों में निर्भर रहे हैं। अब वो जो, इसलिए जो अफ्रीका से लाए गए वो जो दास थे, वो फिर उनके समाज में घुल मिल गए, और इसलिए काले और गोरे दोनों के संयोजन से अमेरिकी आधुनिक समाज का निर्माण हुआ है। और वहाँ तो इतनी तरक्की हुई है कि ओबामा जो एक काले थे वो राष्ट्रपति के पद तक पहुँचे। और काले ही नहीं, अफ्रीकी ही नहीं, एशियन को भी वहाँ स्वागत होता है। जो कि आदिम साम्यवाद को साम्यवादी ऐसे समाज के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें शोषण नहीं था, क्योंकि मनुष्य समाज अविकसित था। उत्पादन के साधन यानी कि औजार अविकसित थे, मशीनें नहीं थी। अपने हाथों से या पत्थर आदि के कुछ औजारों से मनुष्य अपने लायक ही पैदा कर सकता था, चाहे वह भोजन हो या अन्य आवश्यकताएं। ऐसी अवस्था में युद्ध में हारने वालों को ज़्यादातर मार दिया जाता था, क्योंकि उन्हें नौकर रखने या दास रखने में भी कोई फायदा नहीं था। वे दास बनकर भी अपने लायक ही उत्पादन कर पाते थे। मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण असंभव था। यह आदिम अवस्था शोषण रहित थी। यह मार्क करने वाली बात है कि इस अवस्था में आदमी दूसरे आदमी का शोषण नहीं कर पाता था। बाद के समाजों में, चाहे वे दास युग के समाज थे, भूदास युग के समाज थे, जमींदारी युग के समाज थे, या वर्तमान पूंजीवादी युग के समाज हैं, सब में मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण होता आया है। संसार की यह धन संपत्ति इसका प्रमाण है। यह धन संपत्ति कुछ ही लोगों के हाथों में सिमट गई है। दास युग से पूंजीवादी युग तक सीमित लोगों की निजी संपत्ति में बढ़ोतरी होती आई है। सीमित लोगों की संपत्ति में बढ़ोतरी होती आई है। अब आगे देखिए, हमारे संविधान में शोषण से रक्षा का अधिकार नाम मात्र का अधिकार है। यद्यपि हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी समस्या है, लेकिन हमारे दुर्भाग्य से हमारे संविधान में भी शोषण से रक्षा का अधिकार नाम मात्र का अधिकार है। हमारे मूल अधिकार ये हैं। ये बात जो है मैं नहीं लगभग कह रहा हूँ कि हमारे संविधान में भी शोषण से रक्षा का अधिकार नाम मात्र का है। हमारे मूल अधिकार ये हैं: कानून में बराबरी का अधिकार, कानून के सामने बोलने की, संघ बनाने की, आने जाने की, कहीं भी बसने की और कोई भी काम धंधा करने की आज़ादी, किसी भी धर्म या मत को मानने की आज़ादी, शोषण से आज़ादी, जीने की आज़ादी, संस्कृति और शिक्षा की आज़ादी, और संविधान में प्रदत्त अधिकारों को न्यायालयों के माध्यम से पाने की आज़ादी। ये जो शोषण से आज़ादी का जो अधिकार है संविधान में यद्यपि दिया हुआ है, इस पर मैंने फुटनोट में लिखा है, इस मूल अधिकार में सिर्फ बेगार तथा जबरदस्ती काम करने की मनाही के अलावा मनुष्यों का खरीदना बेचना और 14 साल से कम आयु के बच्चों से खतरनाक प्रकृति के काम कराने की मनाही है, किंतु मुनाफा खोरी पर कोई रोक नहीं है, जो समाज के व्यापक शोषण का मुख्य रास्ता है। मतलब उसमें नाम मात्र की चीज़ें कह दी हैं कि किसी से बेगार नहीं कराई जाएगी, किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं कराया जाएगा, और मनुष्यों का खरीदना बेचना नहीं होगा काम कराने के लिए, और 14 साल से कम आयु के बच्चों से खतरनाक किस्म के काम नहीं कराए जाएंगे। लेकिन जो शोषण है वो
मुनाफाखोरी के जरिए होता है कि आदमी को अपने करे हुए काम का उचित मूल्य नहीं मिलता। अब आगे चलते हैं। देखिए, ये सभी आज़ादियाँ या अधिकार मनुष्य मात्र की सुविधा के लिए थे, किंतु समर्थ लोगों ने कई तरह के हथकंडे अपनाकर जनता को इनसे वंचित कर दिया और अपने हित में इनका पूरा पूरा दुरुपयोग किया। मैं कौन सी आज़ादी की बात कर रहा हूँ? जिनकी मैं पहले बात कर चुका हूँ कि कानून के सामने बराबरी की आज़ादी, बोलने की, आने जाने की, कहीं भी बसने की, काम धंधा करने की आज़ादी, किसी भी धर्म या मत को मानने की आज़ादी, शोषण की आज़ादी, जीने की आज़ादी, संस्कृति और शिक्षा की आज़ादी, और संविधान में प्रदत्त अधिकारों से न्यायालयों के द्वारा लागू कराने की आज़ादी। तो लेकिन समर्थ लोगों ने क्या किया कि इन लोगों हथकंडों से इन आज़ादियों को आम आदमी से छीनकर सिर्फ अपने लिए रख लिया। मैं उसी को खोल रहा हूँ। हर तरह के आर्थिक व अन्य अपराध करते हुए अमीरों ने कानून को ढाल बना लिया। ऐसा उन्होंने न्यायतंत्र को निकम्मा और सरकारों को अपने हक में करके किया। फिर वे न्यायालयों में प्राकृतिक न्याय और तरह के कानूनों की दुहाई देते रहते हैं। परिणाम स्वरूप उनके वकील मुकदमों को इतना लंबा खींच लेते हैं कि अमीर आमतौर पर सजा से बच जाते हैं। इसलिए कानून की नज़र में बराबरी का गरीब के लिए कोई मतलब नहीं है। अमीर द्वारा पीड़ित होने पर वह सामान्यतः उसे सजा नहीं दिला पाता। बोलने की आज़ादी का प्रयोग अमीर आदमी और सरकारें दुष्प्रचार द्वारा जनता को भ्रमित करने के लिए करती हैं। इस प्रकार अमीरों की संपत्ति और राजनीतिक पार्टियों का शासन सुरक्षित रहते हैं। इकट्ठा होने और सभा करने की आज़ादी का प्रयोग भी वे दुष्प्रचार द्वारा जनता को भ्रमित करने के लिए करते हैं। जैसे आजकल भाजपाई सरकार खूब टेलीविज़न का, अखबारों का दुरुपयोग कर रही है। किसी भी और सामान्य आदमी की तो वहाँ बात ही नहीं सुनी जाती, ना लिखी जाती, ना कही जाती। किसी भी मत या धर्म को मानने की आज़ादी का उपयोग अमीर आदमियों के समर्थन से सरकारें और राजनीतिक पार्टियां धार्मिक उन्माद फैलाकर वोट बटोरने के लिए करती हैं, जैसे भाजपा कर रही है। इस प्रकार वे जनता को सद्धर्म से दूर ले जाकर भ्रष्ट धर्म में फंसा देती हैं। नास्तिकता की तो वे चर्चा भी नहीं होने देती, जबकि हमारा संविधान नास्तिकता की भी आज़ादी देता है, जो धार्मिक और अंतःकरण या विवेक की आज़ादी का भाग है। आने जाने और कहीं भी बसने की आज़ादी के फलस्वरूप अमीर आदमी तो कहीं भी आ जा सकते हैं और कहीं भी बस सकते हैं, किंतु बाकी जनता को घर के लिए ज़मीन ढूंढने के लाले पड़ जाते हैं। ज़मीन की खरीद बेच को मुनाफाखोरी का जरिया बनाकर अमीरों ने गरीबों के लिए घर के लिए भी ज़मीन खरीदना दूभर कर दिया है। साधनहीनता के कारण देश की बहुसंख्यक आबादी के लिए कहीं भी आने जाने और बसने के विकल्प न होकर मजबूरी के सौदे हो गए हैं, जबकि अमीर देश में अपनी मनपसंद जगहों पर कई कई मकान खरीदते बनाते हैं और सैर सपाटे के लिए भी आते जाते हैं। जहाँ तक कोई भी व्यापार या जीविका करने की आज़ादी का सवाल है, देश में आर्थिक संबंधों की प्रकृति इस प्रकार की है कि बेरोजगारी या अर्ध बेरोजगारी का बोलबाला है। यह आज़ादी भी अमीरों के लिए है। गरीब आदमी तो करोड़ों की संख्या में भोजन के लिए भी मोहताज है। आदिम साम्यवाद के चिन्ह ऋग्वेद में दिखाई देते हैं। उसके बाद धर्म ने मनुष्य के द्वारा शोषण की व्यवस्था को दृढ़ से दृढ़तर कर दिया। आदिम साम्यवाद में आप जो है, क्योंकि शोषण नहीं हो पाता, टेक्नोलॉजी नहीं है, वैसी ही अवस्था, वैसा ही समाज हमें ऋग्वेद में दिखाई देता है। उसमें भी कोई दास, कोई नौकर, ये सब कुछ मिलते नहीं हैं, क्योंकि नौकर रखने का, दास रखने का कुछ ऐसा फायदा उस समाज में नहीं था।
मनुष्य चाहे गरीबी में रह ले, उसके बाद धर्म ने मनुष्य के द्वारा शोषण की व्यवस्था को दृढ़ से दृढ़तर किया है। मनुष्य चाहे गरीबी में रह ले पर किसी दूसरे मनुष्य द्वारा शोषित न हो। यह आदमी की प्रकृति है, उसकी आत्मा की प्रकृति है कि वह शोषित नहीं होना चाहता, चाहे कम खा ले लेकिन आज़ादी से खाए। शोषित होकर अमीर बने रहना भी मनुष्य को स्वीकार्य नहीं है। इसलिए भारतीय ऋग्वेद के शोषण रहित, अधीनता रहित, मुक्त, नैसर्गिक और प्रकृति की गोद में बसने वाले समाज को भूला नहीं है। अब ये मैंने एक नई बात कही है, समझिए। कोई ये नहीं बताता है कि ऋग्वेद महान क्यों है और क्यों हम उसको आज तक याद रखे हैं, क्यों हम पीढ़ी दर पीढ़ी ऋग्वेद की महत्ता बताते रहते जबकि हमें खुद नहीं पता होती। देखिए, दिलचस्प बात यह है, किसी ने ऋग्वेद नहीं पढ़ा, आज पढ़े लिखों ने भी नहीं पढ़ा, लेकिन ऋग्वेद की महत्ता के ऊपर सब गर्दन हिलाते हैं। हाँ जी, बहुत महान है। उसके मंत्र 2-4 पढ़ लेते हैं, शादियों में सुन लेते हैं, पंडित जी उसके लिए धागा बांधते हैं, एक वातावरण बना देते हैं और वो चली आ रही है, लेकिन महानता है उसकी। तुम मुझे लगा कि आखिर इसके पीछे क्या है, तो मुझे ये लगा कि वो एक शोषण मुक्त समाज था। शायद उसके प्रभाव से ही लोग उसे याद रखते हैं। ऋग्वेद की निरुपमता भारतीयों के ऋग्वेद के प्रति आदर और श्रद्धा में व्यक्त होती है। वेदों को लोग भगवान कहते हैं, वेद भगवान। यह दर्जा किसी और पुस्तक को मानवीय इतिहास में शायद ही मिला हो, कम से कम भारतीय इतिहास में तो कदापि नहीं। आधुनिक शिक्षा ने भी मानव का शोषण के मामले में कोई उपकार नहीं किया है। सारे पढ़े लिखे लोग पैसा कमाने और सुखी जीवन जीने के चक्कर में अमीरों के साथी बन गए, उनके नौकर हो गए, उनके लिए गलत काम करने वाले अपराधी भी बन गए। गरीब आदमी निरक्षर होकर भी इंसान के तौर पर उनसे बेहतर है। गरीब के पास प्यार तो है। अमीर आदमी न किसी को कुछ देता है, न किसी को गरीब आदमी की तरह प्यार ही कर सकता है। ये सवाल और ये स्थितियां हमारी वर्तमान सभ्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ये भी मैंने समझिए कि एक तुलनात्मक रूप से एक नई बात की तरफ ध्यान खींचा है। ऐसे में जब अमीर आदमी न किसी को कुछ देता है, न किसी को गरीब आदमी की तरह प्यार कर सकता है, ये सवाल और ये स्थितियां हमारी वर्तमान सभ्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। ऐसे में जब हम धर्म और शिक्षा से बराबर निराश हैं, पूंजीवाद और सामंतवाद से बराबर निराश हैं, शोषण रहित जीवन का सपना केवल ऋग्वेद के समाज में फलीभूत होता मिलता है, अपने संदर्भ में हम उसे ही पुनः प्राप्त करें, उस शोषण मुक्त समाज को हम पुनः प्राप्त करें आधुनिक काल में और आधुनिक समाज में। यह हमारा लक्ष्य है, एक समझ लीजिए दिल का अरमान है। शोषण से रक्षा को हर भारतीय का मौलिक अधिकार बनाया जाए। अब मैं वहीं आ गया हूं जहां से मैंने बात शुरू की थी कि जो हमारे संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं और जो शोषण से बचाव का अधिकार है, उसको इस घोषणा पत्र के माध्यम से मैं कह रहा हूं, उसको मजबूत किया जाना चाहिए, उस अधिकार को। वो जो मुनाफाखोरी जो हिंदुस्तान को जिसने गरीबी में धकेल रखा है, उस मुनाफाखोरी के खिलाफ कुछ कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। मेरा तात्पर्य है, शोषण से रक्षा को हर भारतीय का मौलिक अधिकार बनाया जाए और उसके लिए कार्य प्रणालियां गढ़ी जाएं। धन्यवाद। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।